प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कृति पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को, साहित्य प्रेमियों को मेरा प्रणाम पहुँचे। और आज यह 1420वां कार्यक्रम है। 5वें वर्ष की 10वीं शाम है। 31 जुलाई को महान कथाकार प्रेमचंद की जयंती से शुरू हुआ कहानी वाचन का यह क्रम आज 5वीं कहानी पर है। ठाकुर का कुआं, कफन, ईदगाह, पूछ की रात और मंत्र, इन कहानियों का वाचन इस पटल पर हुआ है। आज हम जिस कहानी को सुनना चाहते हैं वह है अमर कथाकार प्रेमचंद जी की कहानी मंत्र। यह कहानी हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना है जो मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक विडंबनाओं और आध्यात्मिक विश्वासों के जटिल समन्वय को प्रस्तुत करती है। यह कहानी प्रेमचंद की विशिष्ट शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें सामान्य जनजीवन की सच्चाइयों को गहरी संवेदनशीलता और यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ उकेरते हैं। यह कहानी एक साधारण गांव के परिवेश में घटित होती है, जहां एक गरीब ब्राह्मण पंडित चिंतामणि अपनी आजीविका के लिए मृत्यु संस्कार और धार्मिक अनुष्ठानों पर निर्भर हैं। वह एक बीमार बच्चे के पिता की पुकार पर उसके घर जाता है, जहां बच्चा मृत्यु के कगार पर है। पंडित चिंतामणि को एक तांत्रिक मंत्र का ज्ञान है, जिसके बारे में वह मानता है कि वह मृत्यु को टाल सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है जब यह मंत्र बच्चे को बचाने में असफल रहता है और चिंतामणि की आस्था और उसकी सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इस कहानी में प्रेमचंद ने अंधविश्वास, धार्मिक कर्मकांडों और सामाजिक असमानताओं जैसे मुद्दों को बारीकी से उभारा है। और यह कहानी आप सुनेंगे कि यह एक प्रश्न को उठाती है, क्या मंत्र और तंत्र जैसी चीज़ें वास्तव में जीवन मृत्यु के चक्र को प्रभावित कर सकती है, या केवल मनुष्य की मनोवैज्ञानिक निर्भरता का प्रतीक है। और प्रेमचंद जहाँ यह दर्शाते हैं कि समाज में ब्राह्मण और अन्य वर्ग के बीच की खाई कितनी गहरी है, चिंतामणि की आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक दबाव उसे मंत्र के प्रति आस्था रखने को मजबूर करते हैं, क्योंकि यही उसकी आजीविका का आधार है। आइए सुनते हैं इस मनमोहक कहानी को। आदरणीय साहित्यकार सुनीता ध्यानी जी नैनीटाडा पौड़ी गढ़वाल से इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। पटल पर जुड़े हुए डॉक्टर दीपचंद चौधरी जी पिथौरागढ़ से, और हल्द्वानी से आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, दिनेश भट्ट जी पिथौरागढ़ से जुड़े हैं। आदरणीय खिलाना बिजलवान जी वरिष्ठ साहित्यकार उत्तरकाशी से जुड़े हैं। डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जोशी जी को भी प्रणाम है। और डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी जुड़ी हैं हल्द्वानी से। और इस पटल पर हैं डॉक्टर निर्मल जी अल्मोड़ा से। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से वरिष्ठ साहित्यकार हैं, प्रणाम पहुँचे। और कृपाल सिंह शीला जी बासोट भिकियाछंड से हैं। प्रेमा भट्ट जी करूड़ बागेश्वर से हैं। और विजय जी शायद इसमें हैं। सबको मैं प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए मैं आदरणीय दिनेश भट्ट जी से निवेदन करूंगा, और समीक्षा के लिए डॉक्टर भगवती पनेरू जी को। और इस कार्यक्रम की आज महत्वपूर्ण जो प्रस्तुति होनी है, आदरणीय सुनीता ध्यानी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि इसके वाचन कर हम सबको कृतार्थ करेंगी। प्रणाम है, स्वागत है, अभिनंदन सबको। प्रणाम। प्रणाम। पटल का प्रणाम करते हैं और पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। और कहानी के क्रम में आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कहानी में आज जो लिखा हुआ है कि मंत्र कहानी है, तो मंत्र कहानी का वाचन करूंगी मैं यहाँ पर। और इस कहानी में जैसे आपने कहा कि इस कहानी में ये दिखाया गया है कि हम सभ्य और उच्च वर्ग, एक धनाढ्य उच्च शिक्षित वर्ग की तरह असंवेदनशील होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे उनमें सामाजिक और नैतिक मूल्यों का किस तरह से पतन हो जाता है।
और उधर एक निम्न वर्ग और एक संघर्षशील वर्ग के सामाजिक जीवन में किस तरह से इन नैतिक मूल्यों का, इन विचारों का प्रभाव रहता है और किस तरह से इसके लिए जद्दोजहद करते हैं, ये शायद इस कहानी में हम देखेंगे आगे। तो मंत्र कहानी का वाचन, मुझे लगता है गुरु मंत्र और मंत्र में शायद कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। मंत्र डॉक्टर चड्ढा वाली कहानी है, तो मैं उसी का वाचन करूंगी कि और समय ज्यादा न लेते हुए मैं सीधे कहानी पर ही आती हूँ। इस समय था, ढोल खेलने के लिए तैयार हुए थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली ले आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, बस एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में एक ही बचा। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार, आपकी बढ़ती हुए दीन बंधु। ऐसे उज्जट देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चली। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर साहब ने उसकी ओर से मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर में बैठकर बोले, सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मवेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी उठाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसी ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया, किस्मत ठोक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीप बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपनी रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वो जौ भर भी नहीं टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वो रोगी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे।
उनकी संतान भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, यो समाज की शोभा। मुखमंडल से तेज की छटा से निकलती थी। आज भी अच्छा था, आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ और कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सारा सामान जमा था। छोटा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारे को जरा मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारी सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते रहते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नाचने का शौक था, नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक अच्छा सा व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे शौक था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर भी उसे चैन न था, वह उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था उसका। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, क्यों दिखा क्यों नहीं देते जी, ऐसी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज न मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भूल है, तभी आप इतना मिलान करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर गड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा ये शोहदे उसे चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्टा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर जब कोई आए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की चेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार करना उसे बुरा लगा है। जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुवर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि ये कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते थे। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल दिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मन करती कि इन्हें डालो, मना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांपों को दिखाने को कह दिया।
मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका की अपने सर्व कला का प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए, इसके कांटे पर मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा बंद करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब चलो यहाँ से। देखो, गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं। ये वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहां। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वो काला गेहूंवन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नर्म पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल मच गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कस कर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को भरपूर विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। एक और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख दिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है। कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी। डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा न होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रति क्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़ खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन पर ही मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा। लंगोटी बांधकर घर से निकल आऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे।
ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़ से बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ नहीं होना था हो चुका? जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा? मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन का आनंद स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान था, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहां अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच में खांसता था। बुढ़िया दो घुटने से डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे पर थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी, बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा था न हंसते। उनका सारा जीवन जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साहब से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं और उधार कैसे देगा? न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना जो छावनी के में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने तो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। और फिर बुढ़िया से बोले, जरा तंबाकू ले ले, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साही भी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे गए थे वहां एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सोना हो जाएगा। आप क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर दिए, पर चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतने रात में जाड़े पाले में कौन जाएगा? दोपहर होता, अरे दोपहरी होता तो भी मैं न जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। ऐसे निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन दौड़ती, जरा तसल्ली हो जाती बस, इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब है, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत वैसाख की धूप और लू,
सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने परवाह न की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं। यह काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशाओं को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए हैं, देती ही न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। अंत को लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े कील हो गए हैं या पैरों में कील लगा हुआ है, जैसे उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकलने के कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो जाऊं? वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से ही ना? नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ जो मुझे कांटे बोए, उसके लिए फूल बोता फिरूं मैं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दी और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे की ओर ही होते हैं। दिल में भी बाजे की गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई। आया, उसी गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले में भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है। चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। 1000 तक देने को तैयार है। भगत, मैं तो न जाऊं, चाहे वह लाख भी दे दें। मुझे 1000 या लाख लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जवान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खट खट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक आधी राह निकल जाने के बाद सहसा रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोए क्यों नहीं? नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गाता। इतनी दूर दौड़ आया। चड्ढा का लड़का रहे चाहे मरे, मेरी बला। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से मतलब? मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण कर लिया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रूठना पीटना देखे, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की ही भांति रोते हैं या सबर कर जाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में आवाज पड़ी और उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे। शिरोभागित बढ़ा जाता था, मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया।
भगत का कलेजा धक धक करने लगा क्योंकि सन्नाटा छाया हुआ था। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर रोने पीटने की कोई आवाज ना आती थी। कहीं मुझे बहुत तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे। यह चड्ढा जी के घर का हाल है और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा जी को सौंप दी जाए। सहसा ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन की बात होती तो उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को देख न सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दीजिए। बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो। मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुत तेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। यह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर से कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब तबीयत कैसी है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद आने लगे। डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो ली नहीं, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने पहले घर पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादान हुआ। नारायणी कहती है, मैंने तो सोचा था इससे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और को देखने से इनकार कर दिया। आप उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे मैं प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो ये थी प्रेमचंद जी की कहानी मंत्र, और कहानी का वाचन हो चुका है। मुझे आगे कुछ कहने की शायद जरूरत नहीं है। आगे बहुत सुंदर वाचन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वाचन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार। बहुत ही मार्मिक कहानी और बहुत ही बेहतरीन से आपने प्रस्तुत किया है। ऐसे ही कोई बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं कहलाता है, तो अद्भुत है। कितना विस्तृत प्रेमचंद जी का जो अनुभव संसार है और कितनी बारीकी से वो मतलब एक युवा हृदय
और कैसे घटनाक्रम बदल रहा है, कैसे कैसे वो उनके संवाद कितने सुंदर, सुगठित, अद्भुत है। तो अब ज्यादा विलंब न करते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर भगवती पनेरू मैडम, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवियत्री हैं और से हैं बेसिकली। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आप अपनी समीक्षा देंगे, और जो हमारे विद्वान साहित्यकार सुधी प्रेमी है उनसे भी निवेदन करूंगा कि उसके बाद अपनी टिप्पणियां जरूर प्रस्तुत करें कि किस तरह इस कहानी को वो देखते हैं। तो पहले सुनते हैं डॉक्टर भगवती पनेरू मैम को। स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस हमारा ये जो मोहन कृति है, यह एक बहुउद्देशीय पटल है। इस पटल के सूत्रधार और इस पटल के सफल संचालक और आदरणीय मोहन चंद जोशी जी बहुत सुंदर सफल संचालन करते हैं। जो आदरणीय भट्ट जी, पटल पर उपस्थित बच्चन सभी का अभिनंदन, सबको प्रणाम करती हूँ। और हमारी बहुत ही प्रिय दर्शना, क्या विशेषण दूं मैं आपको, सुदर्शना, सुमना, परम विदुषी हमारी बहन सुनीता ध्यानी जी ने बहुत सुंदर वाचन विस्तार में इस कहानी का किया, मंत्र कहानी का। मुझे इस कहानी को जब मैं पढ़ती हूँ, मैं जब सभी हमारे उम्र के जितने भी लोग हैं, सभी ने क्लास 9th या 10th में इस कहानी को पढ़ा होगा हिंदी की पुस्तिका में। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने जो कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगरों में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर डसना कहाँ से सीखा और विष कहाँ से पाया। ये शहरी सभ्यता पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष, इन दो पंक्तियां के माध्यम से उन्होंने एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया है कि किस प्रकार से ग्रामीण और शहरी लोगों में विचारधाराओं का, मानवीय संवेदनाओं का कितना अभाव रहता है, कितना अंतर होता है दोनों में, ये उन्होंने बताया है। समय का पहिया घूमता रहता है। कहा गया है कि समय एक सा नहीं रहता, कब किसके जीवन में कैसा समय आ जाए नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव न करके सबके साथ हमेशा एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये कहानी से हमें पता चलता है। ये कहानी, जैसे कि हमारे बहन सुनीता ने कहा, कि जो हमारे साहित्य के अमर कथाकार हैं, कहानीकार हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, उनके द्वारा लिखी गई है। और जब पाठक, हम लोग जब बचपन में भी पढ़ते थे तो हमारा हृदय अंदर से झकझोर जाता था, जाती थी ये कहानी। एक एक शब्द आज भी पाठक को झकझोर देता है, इसीलिए ये कहानियां खाई गई हैं। तब पढ़ी हुई, तब जो भाव मन में उत्पन्न हुए, वो भाव आज भी इस कहानी को पढ़ते समय या सुनते समय हमारे मन को अंदर ही अंदर झकझोरते हैं ये शब्द। तो ये कहानी बताती है कि किस प्रकार आर्थिक विषमताएं, मानवीय समताओं का अभाव हमारे जीवन मूल्यों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। कहानी के मुख्य पात्र चड्ढा अपनी सुख सुविधाओं और अपनी अमीरी के प्रभाव में, अपनी उच्च शिक्षा के प्रभाव में अपनी मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह से भुलाए बैठे हैं, या उन्होंने मानवीय मूल्यों को अनदेखा कर दिया, वो देख ही नहीं रहे हैं। धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ है उनके जीवन में, लेकिन वो नहीं है जिसको लेकर हमें आगे चलना चाहिए। वो कुछ पीछे, कुछ सामान पीछे रह गया है, उस सामान को लेकर वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो अधूरी यात्रा है उनकी। इस कहानी, इनके इस व्यवहार से एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनका एकमात्र पुत्र है, वो पुत्र अपने पुत्र के जीवन की रक्षा नहीं कर पाते और उनका पुत्र हमेशा हमेशा के लिए संसार से विदा ले लेता है। बहुत ही कारुणिक दृश्य है, बहुत ही कारुणिक एक भाव है इस कहानी में। वही मानवीय भावनाएं देखिए कि नैतिक मानवीयता क्या है। वो गरीब भगत है,
डॉक्टर चड्ढा के बच्चे की जान इसलिए बचा देता है क्योंकि उसके पास सांसारिक धन दौलत नहीं है। सांसारिक धन दौलत नहीं है, वो इस बात को मानता है कि इतना जो संपत्ति जोड़ी है उस चड्ढा ने, उसको भोगने वाला कल को कौन रहेगा, इसलिए उसका बचना बहुत जरूरी है, ये मानता है वो। और संतान को खोने का दुख क्या होता है ये उसने अनुभव किया है, इसलिए वो उस कटु अनुभव को उसे नहीं होने देता, क्योंकि वो मानता है कि मनुष्य मनुष्य एक जैसे हैं और दुख सबके लिए एक जैसा आएगा, आता होगा, ये वो समझता है, ये वो मानता है। इसलिए वो पुत्र वियोग में उस डॉक्टर चड्ढा को नहीं तड़पते हुए नहीं देखना चाहता। तो उसके पुत्र का जीवन बिना किसी लोभ और बिना किसी लालच के भी वो बचाने की पूरी कोशिश करता है और अंततः बचा लेता है। अब कहानी का जो हम समीक्षा कर रहे हैं वो क्या है, बस बहुत संक्षिप्त में करूंगी कि इस कहानी की जो कथा वस्तु है, जो कथानक है इसका, ये पूरी तरह से सामाजिक असमानता और मानवीय संवेदना के अभाव को दर्शाने वाली कहानी है। डॉक्टर चड्ढा का अहंकार से भरा हुआ व्यवहार है, कारण बहुत सारे कहानी में हमें समझ में आ गए। और जो निर्धन भगत है वो अत्यंत ही दयनीय स्थिति को उस दिखाया गया, दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है ऐसा दिखाया गया है, लेकिन उसकी दयनीय स्थिति इस कहानी की मार्मिकता का बहुत बड़ा मार्मिक भाव, ये मार्मिकता का आधार है। इस कहानी के पात्र यद्यपि बीच बीच में आए हैं, लेकिन जो प्रमुख पात्र हैं वो डॉक्टर चड्ढा ही इसमें है, क्योंकि वहीं उन्हीं से कहानी प्रारंभ होती है। बहुत अहंकारी हैं और निहायत स्वार्थी हैं, जो केवल अपनी सुख सुविधा, अपनी मनोरंजन, धन ऐश्वर्य, धन संपत्ति इत्यादि वाले मनुष्यों को ही महत्व देते हैं। वो मानवीय संवेदनाओं से बहुत दूर है, वो मनुष्य का सम्मान करना, इज्जत करना नहीं जानते। दूसरी ओर दूसरा जो प्रमुख पात्र है वो है भगत। भगत है, बहुत गरीब है, निर्धन है, लेकिन उसका हृदय मानवीय संवेदनाओं से लबालब भरा हुआ है। वो ऐसा हृदय रखता है कि उस हृदय में ऐसा लगता है कि संपन्नता क्या है, धन क्या है उसके आगे, समर्पण भाव है उसके अंदर। वह अत्यंत ही कारुणिक स्थिति वाला भी है, बहुत दया का पात्र है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा के बीमार बेटे के लिए वो भागता है। यद्यपि अपने बीमार बेटे के लिए डॉक्टर चड्ढा से मदद मांगता है और मदद न मिलने पर उसका पुत्र विदा हो जाता है संसार से, वो अपने पुत्र को खो देता है। उसके बाद भी वो डॉक्टर चड्ढा के बेटे की सुनकर मन को बहुत समझाता है कि मैं क्यों जाऊं, लेकिन नहीं, मन और हृदय दो चीजें हैं। हृदय जो है वो आत्मा है और आत्मा की बात को अनसुना जो करता है वो मन की करता है, तो वो अपने मन की बात नहीं सुनता, आत्मा की बात सुनता है, आत्मा तक पहुंचता है और पहुंच जाता है, और इस प्रकार से वो उसको बचा लेता है। और भी पात्र हैं, कैलाश है डॉक्टर चड्ढा का बेटा, उसकी प्रेमिका है, उसकी प्रेयसी है मृणालिनी, उसकी पत्नी है, डॉक्टर चड्ढा की पत्नी है। तो ये सब भी आए हैं पात्र, उनकी भी बीच बीच में भूमिका है, क्योंकि कहानी है, पात्र कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए पात्रों और उनके जो मुख से जो संवाद आए हैं उन संवादों से कहानी आगे बढ़ रही है और पात्रों के चरित्र का विकास हो रहा है। संवाद बहुत छोटे छोटे हैं, कथोपकथन बहुत छोटे छोटे हैं, और प्रत्येक पात्र के मनोवैज्ञानिक जो उनकी वृत्ति है उसको उजागर करने वाले हैं। पात्रों के चरित्र को वो पूरी तरह से उजागर गए हैं। हमें कैसे पता चलता है कि भगत कितना अच्छा है और डॉक्टर चड्ढा कैसे हैं, उनका बेटा कैसा है, नडालिनी कैसी है, तारायणी कैसी है, ये सब हमें उनके जो संवाद हैं उनसे पता चलता है। देश काल की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण और शहरी वातावरण को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, दोनों के अंतर को स्पष्ट किया गया है। आर्थिक वर्ग भेद को दर्शाती है ये कहानी, और प्रत्येक पाठक को
आत्मचिंतन के लिए विवश करती है। कहानी हमें कहीं ना कहीं हमारे मन पर प्रभाव डालती है और हमें अपने पर ध्यान देने के लिए विवश करती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सुधारवाद, कुछ प्रेरक बिंदु रहते हैं कहानी में। उस समय की परिस्थिति का बहुत ही जीवंत चित्रण है। उस समय जो भाषा प्रयोग की जाती थी उसका प्रयोग है, बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। पात्रानुकूल है भाषा, जहाँ मृणालिनी और उनका कैलाश का संवाद है, तो उनके जो प्रेमालाप हैं वो इस प्रकार के शब्दों का, भाषा का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर चड्ढा जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, जिस प्रकार की उनकी सोच है, उनके द्वारा वैसी भाषा का प्रयोग करवाया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और जिस प्रकार की भावना भगत जी की है, भगत जी के मुख से वैसी ही भाषा का प्रयोग करवाया है। और इस कहानी का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, वो क्या है? किसी न किसी उद्देश्य से लिखा जाता है साहित्य, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, रिपोर्टा हो, या फिर लघु नाटक हो, या नाटक हो, या एकांकी हो, या फिर वो कहानी हो, वो कोई ना कोई उसका उद्देश्य रहता है। तो इसका उद्देश्य कहानी का जो हमारी समझ में आया वो ये है कि समाज की असमानता को, सामाजिक असमानता को दर्शाना चाहते हैं लेखक, और जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनको उजागर करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस कहानी को पढ़ें और जिनके अंदर की मानवीय संवेदनाएं लुप्त हो रही हैं वो उनको जागृत रखें, क्योंकि हैं। हमें कहा गया है ना कि हमें, अगर हम अपने हृदय को देखते हैं तो हमें बहुत बड़ी संपत्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। और वो संपत्ति क्या है कि बहुत ही सद्गुणों से, बहुत सद्भावनाओं से भरा हुआ हृदय है हमारा, जो हमने नहीं बनाया। ये भावनाएं ईश्वर दत्त है, हमें भर कर भेजा गया है। लेकिन धिक्कार है ऐसे मनुष्यों को जो उनको अनदेखा कर देते हैं और उन पर पहुंच करके उनके अनुरूप व्यवहार नहीं करते, उनको अपने व्यवहार में नहीं लाते। तो ये कहानी हमें सोचने के लिए विवश करती है और बताती है कि मनुष्य के द्वारा की गई छोटी से छोटी मदद भी उसके जीवन के अस्तित्व के लिए और दूसरे के जीवन के अस्तित्व के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित है। सांप के काटे व्यक्ति को सही करने का मंत्र किसी के जीवन का रक्षक किस प्रकार से हो सकता है, ये इस कहानी के शीर्षक से हमें पता चलता है। और दूसरी बात ये बताई गई है, मनोवैज्ञानिक आधार दिया गया है कि मंत्र जैसी शक्तियां जिनका आज भी कम नहीं है, आज भी मरता क्या न करता कहते हैं ना, जब व्यक्ति को परेशानी होती है, मुसीबत होती है, तो वो हर प्रकार के केन प्रकार उस समस्या को दूर करना चाहता है। तो उस समस्या के समाधान के लिए ये मंत्र कहानी अपने आप में बहुत ही सटीक इसका शीर्षक है, बहुत सही शीर्षक है। और हम चाहे कितने ही आधुनिक बन जाएं, कितने ही सभ्य बन जाएं, कितने ही संपन्न बन जाएं, कितने ही आगे बढ़ जाएं, कहीं ना कहीं वो जो एक विश्वास परागत रूप से हमारे मन में पीढ़ी दर पीढ़ी बैठा हुआ है, बबूती लगा देना, बच्चा डर गया बबूती लगा दो, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया, हाथ जोड़ दो या कुछ उसकी नजर उतार दो। तो ये जो छोटे छोटे हमारे अंतर मन में बसे हुए विश्वास हैं, इन विश्वासों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो ये कहानी इस प्रकार से बहुत ही संक्षिप्त में मैंने इसकी समीक्षा की, क्योंकि समय कम है। बहुत सुंदर है, तो बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय भट्ट जी का, जोशी जी का, और आप सबका, आपने मुझे अवसर दिया और मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत सुंदर आपने समीक्षा करी है पूरे विस्तार के साथ। निश्चित रूप से अब इसमें जो मेरी समझ में आता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं तंत्र मंत्र को महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं प्रेमचंद, ये भी हमें समझना पड़ेगा। वो एक मानवीय भावना, हृदय परिवर्तन की कहानी है। मतलब वो बूढ़ा चाहता तो उसके भी एक वहां की स्थिति है। अभी है अपने संवाद में कि डॉक्टर चड्ढा को मालूम पड़ेगा कि पुत्र शोक कितना दुखद होता है, कितनी खतरनाक स्थिति होती है, और वो वहीं उसका विवेक जागता है, वो बार बार परेशान होता है, उसके पसीना पसीना हो रहा है, और अंततः वह उसका जो कर्तव्य बोध है वो उसको बांधता है कि वह रात को, अंधेरी रात में लाठी पकड़ के चल पड़ता है। तो ये एक अद्भुत उनका है, और उस पर जो कर्तव्य है उसका,
जो उसको विद्या आती है उसको वो कर सकता है, तो उसका निदान कर सकता है। डॉक्टर चड्ढा का पुत्र उसके लिए भी मरीज की तरह है, बीमार है तो उसका इलाज कर सकता है, तो वो करता है वो। तो यह बहुत बड़ा एक हृदय परिवर्तन और इस तरह की, और जो मानवीय मूल्य है, मानवीय मूल्यों का जो मानवता है, या जो किसी की जान बचाने का सबसे बड़ा काम जो है वो उसको वह करता है। तो इसको क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अब वो कहानी जिस दौर में लिखी गई थी उसमें भारत में बड़ी स्थिति थी। आज भी यहाँ पहाड़ों में भी यहाँ पर जो सांप के कांटे के इंजेक्शन नहीं मिलते हैं अस्पतालों में, हमारे यहाँ भी ऐसी घाटियों में विशेषकर ये बरसात के दिन गर्मियों में बहुत सारे घटनाएं होती हैं, और महिलाएं घास काटते हुए या कहीं जाते हुए बच्चे वो सांप काटने से काल के शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, और निश्चित रूप से साहित्य तो दर्पण है, वो 80, 90, 100 साल पूर्व जो समाज था, जो परिस्थितियां थी उसको दर्शा रहा है। और कहीं न कहीं ये जीवन जब यांत्रिक होता है, आज भी हमारे बहुत सारे आप लोग भी अपने इर्द गिर्द भी देखते होंगे, अगर किसी आदमी को सुबह 5 बजे घूमने जाना है तो वो सब कुछ छोड़ के भी, मतलब इतना यांत्रिक जीवन बना रखा है, शाम को 6 बजे कोई जा रहा है तो वो सारे काम छोड़ के भी जिम जाएगा। मतलब अपना शरीर अपने इतना आदमी सेल्फिश हो गया है कि अगर कोई किसी की जान बचा सकता है थोड़ा सा करके, तो आज भी है। और आज चिकित्सा सेवाओं में तमाम चीजें हैं, डॉक्टर का एक कितना व्यवसाय कर गया है, और कैसी कैसी घटनाएं तमाम अखबारों के माध्यम से आती हैं। ये जो स्वास्थ्य है, ये जो समाज की स्थितियां हैं, इसको भी उजागर करता है। अच्छे बुरे लोग कहीं भी हो सकते हैं, गांव में भी, शहर में भी हो सकते हैं, और ये भी है। और जो व्यापक मतलब अनुभव संसार है प्रेमचंद का, वो अद्भुत है। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले प्रकाश चंद्र जी से निवेदन करता हूँ, आप नियमित रूप से पटल में जुड़ते हैं, तो आप कहानी को किस रूप में देखते हैं, या क्या कहानी हमें एक छिपा हुआ संदेश देती है, जो हृदय परिवर्तन के द्वारा एक मानवीय मूल्यों को उजागर तो कर ही रही है। वो आदमी का कर्तव्य बोध हावी होता है, उसका विवेक जाग जाता है, और विवेक उसके बदला लेने की भावना, या उसकी जो एक निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, नकारात्मक भाव पर उसका विवेक और उसका जो है बुद्धि प्रभावी होती है और अपना काम करता है वो। तो ये एक बड़ा संदेश है। तो मैं प्रकाश चंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि सर आप इसमें अपने विचार व्यक्त करेंगे, और संक्षेप में जितनी ज्यादा टिप्पणियां आ पाएंगी तो उतने हम कहानी के फलक को और विस्तारित कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आज के संदर्भों में भी निश्चित रूप से आज जो स्थितियां हैं और जो होना, क्योंकि कहानी कालजयी है, वो अमानी है, वो पढ़ी 100 साल बाद भी पढ़ी जाती रहेगी। वो 100 साल बाद भी लोग हमारी तरह प्रेमचंद को इसी तरह याद करेंगे, और वो तुलना भी करेंगे कि कितना फर्क आया है समाज में, चीजें कहाँ गई हैं, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है। सदियों पुराना साहित्य आज भी पढ़ा जाता है, संस्कृत के जो महान साहित्य है उनको पढ़ा, उनके नाटकों को खेला जा रहा है, खेला जाता रहेगा, ये सतत प्रक्रिया है। तो प्रकाश चंद्र जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रेरणा भट्ट मैम पटल में जुड़ी हूँ, तो कृपया अपनी बात आप रखेंगी जी। शायद पटल में नहीं है, तो मैं निवेदन करता हूँ तिलकराज जोशी जी, डॉक्टर जोशी जी हैं जो साहित्यकार हैं, तो सर आप कम शब्दों में, मतलब इसमें समय कम है और लोगों को भी मौका देना है, तो इस कहानी को आप किस तरह से देखते हैं, या क्या ये हमें संदेश देती है, इस पर आप बात करेंगे। धन्यवाद दिनेश भट्ट जी। मैं पटल को हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। अत्यंत संक्षेप में ये कहूंगा कि कहानी में डॉक्टर चड्ढा को एक घमंडी, निर्दयी, संवेदनहीन व्यक्ति के रूप में का संदेश देती है। और हमारे में असमानता का भेदभाव क्यों होता है, इसके 4 कारण मुझे लगते हैं। वही 4 कारण इसमें आया है। आर्थिक दृष्टि से भेदभाव होता है, शैक्षिक दृष्टि से भेदभाव होता है, सामाजिक दृष्टि से भेदभाव होता है,
और शहरी और ग्रामीण दृष्टि से भी भेदभाव होता है। ये चारों दृष्टि से जो भेदभाव था उसके कारण चड्ढा अपने को विशिष्ट समझते हैं और वह गरीब जो है वह अपने को दूसरा मानता है। तो सबसे पहला उद्देश्य तो कहानी का यही कि हमें समता का संदेश देता है। और इस भेदभाव का कारण क्या है कि हमने जो अहंकार है वह हमारे को असमानता हमारे में यह भावनाएं डालता वो असमानता जो पैदा करता है और हमारे अहंकार ही हमारे से ये कार्य करवाते हैं। और ये अहंकार ही है जिसके कारण हमारे सहानुभूति, करुणा और निस्वार्थ जो हमारे सेवा करने का भाव होता है उसको वो दबा देता है। और यहाँ जो मंत्र के द्वारा वो ठीक करने के लिए आता है गरीब, तो उसमें भी थोड़ा सा अहंकार आता है शुरू में कि मैं क्यों जाऊं। उसका कारण क्या है कि बदले की भावना। उस बदले की भावना पर विजय पाने के लिए हम विवेकानंद जी ने कहा था, जब दो चीज में अगर आपको द्वंद्व हो जाता है, आपको किसी चीज में निर्णय लेने में द्वंद्व होता है, तो आप मस्तिष्क और मन में आप मन की बात सुने, आप हृदय की बात सुने, मस्तिष्क की मत सुने। तो ये द्वंद्व उसके पीछे हो रहा है, विवेकानंद जी ने कहा है ऐसा। तो यही द्वंद्व उसको आता है, तो वो उस द्वंद्व को चलते रहता है, वहां जाने तक वो द्वंद्व है। लेकिन वह विवेकानंद जी के कथनानुसार वह तर्क को छोड़ देता है, अपने हृदय की बात को लेता है कि मुझे उसको जीवित करना है, उसे जिंदा बचाना है। तो ये बात वैसा मिलता है, इससे भी पता चल रहा है डॉक्टर वैसा किया तो उसे देखो कैसा प्रकृति अपना बदला लेती है। प्रकृति जैसा तुम करोगे, जैसा तुम बोओगे वह तुम्हें लोगे, जैसा तुम एज यू विल रीप सो शैल बी यू रीप। जैसा तुम जो बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। तो ये बात भी आती है। तो अधिक समय न लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत सुंदर सर, बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये होता है समाज में। अगर डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे में आज के समय जी कोई अधिकारी आया होता, एक बड़ी सी गाड़ी में कोई आता, तो क्या डॉक्टर चड्ढा वहां उसको मना कर देते देखने से? क्योंकि वो बूढ़ा था और वो गरीब था और वो विनती कर रहा था। तो ये भी एक होता है, मतलब अगर कोई पावर नहीं है तो उसकी तो बात सुनने के लिए लोग दरवाजे पर आ जाते हैं, उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और ये एक भाव है, ये अक्सर लोगों में देखा गया है, समाज में देखा गया है। जी, जो आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा, शहरी दृष्टि से पिछड़ा है, उसे नहीं रहा गया। जी जी जी, ये भी एक कारण हो सकता है, कहीं नहीं उजागर किया है। मतलब ये एक हिडन संदेश है जो छुपा हुआ है कि मतलब लोग ऐसा भेदभाव करते हैं, समाज में होता है, चलन में होता है। और उसकी वजह से बूढ़े को कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी उसके पूरा एकमात्र सहारा उसका जो है वह नहीं रहा, और वो कितना दुखी उसका जीवन हो गया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये सब चीजें निकलती हैं। कहानी को अगर हम गंभीरता से पढ़ते हैं तो ये सब उसमें से बातें आती हैं। डॉक्टर मनीषा पांडे जी अगर पटल में मौजूद हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि हिंदी की प्राध्यापक हैं, वो साहित्य पढ़ाती हैं। डॉक्टर मनीषा पांडे पटल में है? अच्छा, नहीं है शायद जी। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर BS कालाकोटी सर। तो सर ये अगर हम रिलेट करें, आज के दौर में भी बहुत सारे डॉक्टर चड्ढा हमारे आसपास भी हैं, और अब तो ये खुलेआम कहा जा रहा है जब MBBS करने में 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्चा हो रहा है तो हम फ्री इलाज कैसे करें, हम सरकारी नौकरी क्यों करें, क्यों ना हम अधिक से अधिक पैसा कमाएं। तो ये भी एक समाज में जो आज की जो बड़ी एक विडंबना है। तो इसको इस कहानी के द्वारा जो संदेश है, इस कहानी का जो एक व्यापक फलक है, जो और जो एक मनोवैज्ञानिक गठन है कहानी का, वो तो अद्भुत है ही है।
तो सर आप इस संदर्भ में अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर BS कालाकोटी जी। धन्यवाद दिनेश भट्ट जी। होटल पर सबको प्रणाम। वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी और डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, हमारी बहन भगवती बनेरू जी, मोहन जोशी जी और सुनीता ध्यानी ने बहुत बढ़िया कहानी पढ़ के सुनाया हमको। मैंने ये कहानी पहली बार पढ़ी जब कल जोशी जी ने अनाउंस किया, उसके बाद ही पढ़ी है पहली बार। कभी ऐसा संदर्भ आया नहीं है। और डॉक्टर पंत जी हैं और तिवारी जी हैं, सबको नमन करते हुए मेरे मन में 3-4 पॉइंट हैं। एक तो सच्ची शक्ति और गरिमा जो है धन दौलत नहीं बल्कि मानवता की सेवा भी जरूरी है, उसमें इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। हालांकि तुलसीदास जी कह गए समर्थ को नहीं दोष को साई, चड्डा को कोई दोष नहीं देना चाहता था लेकिन दोष है उसमें। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे पुराने लोग कहते हैं ये दांत सींग वाली चीजों से थोड़ा सावधान रहने से, कुत्ता हो, बैल हो, सांप हो, तो इनसे भी थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। इनको हर समय मित्र ही न समझे, या अवसर आने पर काटते भी हैं। तीसरा जो हमारे पौराणिक मंत्र हैं और दवा है, आपने क्या होगा, गरुड़ है, चील है, कभी सांप को खाता है तो वो कहीं दलदल में जाके कुछ खाता है हरी बूटी और उसके बाद पांव से वो मिट्टी को उलट देता है, आप ख्याल कीजिएगा कभी है, तो वो भी दवा है। तो ये जरूर चीजें हैं। और मंत्र भी लगता है मुंशी जी ने जो वो जमाने में कहा है जरूर होते होंगे। आजकल हमारे बच्चे जो हैं रामायण को बोलता है ये तो काल्पनिक स्टोरी है कहते हैं। ये एक तो इफेक्ट हो गया है पब्लिक स्कूल, कन्वेंट क्रिश्चियन स्कूलों का। इसमें हमारी सरकार ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति का भी वो थोड़ा संरक्षण करें। सारे कन्वेंट स्कूल खोल देंगे, सरकारी स्कूलों का सत्यानाश हो गया है। तो पौराणिक मंत्र में जो था अपना जो निस्वार्थ भाव से और बड़े संयम से जो लोग करते थे वो गरजता था। जो लोग बोलते थे 60 के बाद दांत टूट जाते हैं आंख, तो वो दवा भी नहीं गरजती है, ये भी शायद सच ही होंगे। और ये चीजें भी और सही जरूरी है। तो ये मंत्र मुंशी जी ने लिखा है तो जरूर कारगर हुआ होगा वो टाइम, और आज भी ये कायम है। कई चीजें अभी भी मंत्रों में, हमारी पूजा मंत्रों से चलती है तो और चीज क्यों नहीं चल सकती। तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जो साहित्य है, हमारा जो कल्चर, हमारी संस्कृति जो है बहुत धनी है, इससे लोगों ने बहुत सीखा। धन्यवाद जी सर, धन्यवाद। मंत्रों का अपना साइकोलॉजिकल असर रहा होगा, वैसे विज्ञान इसको नकारता है। अभी जो सांप के कांटे के 2 तरह के वेनम होते हैं कहते हैं, ये आप जानते हैं, उसको हमें तो पढ़ाया जाता है जीव विज्ञान में, हमारे BSc के पाठ्यक्रम में था। एक हीमोटॉक्सिक होता है पॉइजन, एक न्यूरोटॉक्सिक होता है। और डॉक्टर कहते हैं कि मंत्र अंत्र के चक्कर में न पड़े, अस्पताल ले जाएं। वहां पे दोनों तरह के वो इंजेक्शन होते हैं, जिसको ये एक सीरम में स्लो पॉइजन देके डेवलप किया जाता है, उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, वो खैर अलग कहानी है। अब मनोविज्ञान जरूर है, मनोविज्ञान सहारा देता है और वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। आदमी की इच्छा शक्ति जाग जाती है तो वो निश्चित रूप से ये प्रभाव, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो है ही है। ये अलग यहाँ पर एक बात भट्ट जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हॉस्पिटल में जाए, कोई डॉक्टर सर्जरी करता है, पहले आंचल टाइल लगाता है भगवान दुर्गा की या ऐसे किसी की, फिर की लगाता है, नहीं है तो वो उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है, जहां तक मुझे लगता है ना। ये वो भी इंसान तो है, हमारा ही जैसा इंसान है, वो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए करता है सर। वो इसका मतलब भगवान है, क्यों नहीं, हमको मानना ही चाहिए। अब ये अलग विषय है सर, ये तो बड़ा शोध का विषय, अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। और इसमें खैर अलग अलग मान्यताएं हैं, हम आपकी बात का पूरा सम्मान करता हूँ मैं। और आप वैज्ञानिक हैं तो निश्चित रूप से आप जो कहेंगे वो आपका अनुभव ज्ञान मेरे से ज्यादा है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पटल पर डॉक्टर दीप चौधरी जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सर आप शिक्षाविद हैं और साहित्य से जुड़े हैं, आप एक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, तो जो समाज में स्थितियां हैं उसको आप गंभीरता से देखते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा अपनी बात इसमें रखेंगे। और संदर्भों में भी कहीं न कहीं जो चीजें हैं, अमानवीयता या अमानवीय जो नकारात्मकता है वो हावी हो रही है हमारे अंदर, जो है हर व्यवसाय में, इवन शिक्षण में कई बार हम लोग जो है बच्चों को उपेक्षित कर देते हैं, नकार देते हैं, जबकि वो इधर, हालांकि पहले ज्यादा होता था ये, पहले जब एकदम मार पिटाई हो जाती थी, अब तो चीजें बदल गई हैं। अब तो बाल मनोविज्ञान का बड़ा सम्मान है और उसको बहुत तरजीह दी जाती है, उसको बहुत स्पेस मिलता है।
पहले अलग तरह का वातावरण था। तो जिस दौर में मुंशी जी लिख रहे थे, मुंशी प्रेमचंद का दौर 100 साल पुराना है, तो हम समाज में शिक्षा बढ़ रही है, समृद्धि भी बढ़ी है, चेतना बढ़ी है, चेतना का विकास, महिलाओं का सम्मान हुआ है तमाम, और शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा अत्यधिक रिसर्च हुई है और उसमें विकास हुआ है। तो सर आप अपनी बात रखें। धन्यवाद भट्ट जी, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ये जो मंत्र कहानी इस पटल पर पढ़ी गई, ये आज से 45 साल पहले की बात याद आ गई कि हमारे हिंदी के अध्यापक थे डॉक्टर बुद्धिसागर टंटा जी। तो वो इन कहानियों को अच्छे ढंग से समझाते थे, प्रेमचंद की कहानियों। आज शिक्षण में इस तरह की जो कहानियां हैं उनका बड़ा प्रभाव है। प्रेमचंद कहानियां तो कालजी हैं, हम उनसे रोजाना कुछ न कुछ तो मुझे दो लोगों की बातें याद आती हैं। एक तो मुझे यहाँ पर पिथौरागढ़ में डॉक्टर कच्चा हरी, तो वो कहते हैं कि जब हम लोग ये इंटर में पढ़ते थे तो ये प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते थे। मंत्र कहानी से मुझे बड़ा ये माइक अन्य लोग माइक बंद करते। मैं एक शिक्षक भी बना और शिक्षक बनने के नाते मैंने गांव में देखा, कहने लगे इलाहाबाद के नजदीक पटवारी एक गांव है, तो वहां गांव में एक महिला प्रसव वेदना से मर गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं यह शिक्षक की नौकरी छोड़ करके डॉक्टरी का कोर्स करता हूँ, और मैंने प्रयास किया और मैं डॉक्टर बन गया। मैंने कभी भी जो है जब महिलाओं के प्रसव वेदना या कोई ऐसी चीज होती थी तो मैं कभी किसी से फीस नहीं लेता था, और ये काम में एक सेवा भाव से समझ करके करता था। तो अभी जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में भट्ट जी ने कहा कि करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है और वो कहते हैं कि हम क्यों न वसूली करें। ये हमारी सरकारों की कमियां हैं, भावनात्मक चीजों में नकारात्मक भाव आ गए हैं। डॉक्टर चड्ढा भी उस समय में इसी तरह के लोग होते होंगे, और आपके उस बूढ़े ने अपने बच्चे को वहां पर ले गया और उसने नहीं देखा। ऐसे डॉक्टर लोग आज भी हैं, लेकिन अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनकी पक्ष नहीं ले सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस मंत्र कहानी को एमबीबीएस के कोर्स में उनके पॉजिटिव उसको सकारात्मक बातों को लाने के लिए डॉक्टरों को जरूर पढ़ाई जानी चाहिए, ऐसी चीजें जरूर आनी चाहिए जिससे कि उनके भी दिमाग में भाई सेवा भी एक भाव होती है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा भी है, सब कुछ भी नहीं है, वो एक बीच का माध्यम है। तो इस तरह के मेरे को बहुत से उदाहरण याद आते हैं। सन 1882 में मिस रीड पिथौरागढ़ में आई और उसने जो है यहाँ पर कुष्ठ रोगियों की सेवा मिशन चंडाक में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, और पिथौरागढ़ जब पहले कुष्ठ का सामने आम बात थी, और तमाम नेपाल, सिरखा, सिरदांग, भोटिया इलाकों के लोगों की उसने यहाँ पर सेवा की। आप भट्ट जी तो जानते ही हैं। दूसरा एक डॉक्टर बेकर जो आर्किटेक्ट भी था, लेकिन उसकी पत्नी डॉक्टर, उसके बारे में हम सुनते हैं कि उसने पिथौरागढ़ में ऐसे जटिल जटिल ऑपरेशन किए हैं कि वो अच्छी अच्छी जगह नहीं होते थे। तो एक कहने का मतलब आया कि भाई डॉक्टरों के अंदर संवेदनशीलता पैदा करने के लिए अवश्य सरकारों को इस तरह के उपाय करनी चाहिए, और हमें भी अपने जब हम कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो इन बातों को जरूर बताना चाहिए। उस बूढ़े के अंदर द्वंद्वात्मक था कि भाई मैं जाऊं या न जाऊं, हमारे अंदर भी होता है, लेकिन जब हमें कर्तव्य बोध याद आता है तो हम अवश्य ये सोचते हैं कि मस्तिष्क की बातें न सुने, मन की बातें सुने। तो ये मैं कुछ उसको इस तरह से कोरिलेटेड कर रहा हूँ, मैं अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ, तो याद कर रहा हूँ। तो ये मंत्र जो आपने कहीं में देवी कवच में भी पढ़ रहा था, न मंत्रम न औषधि तंत्रम बिना जापे न सिद्धि, मतलब कोई भी बिना जाप के, बिना उसके परिश्रम के कोई भी चीज नहीं होती है। उस बूढ़े ने अपना कर्तव्य भाव निभाया, डॉक्टर चड्ढा ने नहीं निभाया। ठीक है, ऐसे ही डॉक्टर यहाँ भी थे एक आध लोग, और
आगे भी होंगे, कई जगह होंगे। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूँ कि मंत्र कहानी अभी भी उतनी ही जीवित है जो आज 100 साल पहले थी। धन्यवाद जोशी जी, समस्त महानुभावों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से अच्छे बुरे लोग हर व्यवसाय में हैं और हर समय होते रहे हैं। अब ये साहित्य की ये विशेषता है कि वह जो मानवीय मूल्य है उनको उजागर करता है और उनको स्थापित करने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से इसीलिए पढ़ाया जाता है। हमने भी हाई स्कूल में मंत्र कहानी पढ़ी है, उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में यूपी के समय में होती थी और बड़ी मार्मिक और एक सफल अध्यापक, बहुत सारे अध्यापक बड़े उससे बड़ी गहराई से, बड़ी संवेदना से पढ़ाते थे और वो उसका प्रभाव छात्र पर जीवन पर्यंत रहता है। आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा कि इसको मेडिकल छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए, वास्तव में पढ़ाया जाना चाहिए। और कम से कम उनको जब उनका कन्वोकेशन होता है, जब उनको उपाधि दी जाती है, तब इनका संदर्भ जरूर होना चाहिए ऐसे साहित्य का, क्योंकि मानव जीवन बहुत बड़ा है और ये सब मानवता के लिए ही है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए और कोई सज्जन अगर अपनी बात रखना चाहें, पटल में है तो थोड़ा सा समय और है, 10 मिनट करीब हमारे पास है। उसके बाद आदरणीय मोहन चंद्र जोशी जी अपना आभार प्रकट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो कोई भी सज्जन मतलब जो पटल में है, अगर अपनी बात रखना चाहते हैं इस कहानी के संदर्भ में कोई टिप्पणी, निर्मल पंत जी अगर हैं पटल में, जी गिरीश चंद्र जी हैं, गिरीश चंद्र हंसमुख दिख रहे हैं। सर स्वागत है सर, अपनी बात आप रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। सभी अपने बड़े भाइयों को नमस्कार करता हूँ। बाकी छोटी मेरी बहन है भगवती जी, उनको मैं सौभाग्यवती कहता हूँ, और अपनी बहन सुनीता को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और बाकी सभी अपने भाइयों को नमस्कार देने कहता हूँ। बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हमें ये कहानियां सुनने को मिली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे मंत्र कहानी हमें हमारे शिक्षक महोदय स्वर्गीय सतीश चंद्र जोशी जी रानीखेत में निवास करते थे, सतीश चंद्र जोशी व्योमेश हिंदी साहित्य रत्न उनकी उपाधि थी, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा इसमें भिन्न सा बताया। अभी हम सब सारी समीक्षाओं में हमें पता चला कि क्या कहते हैं डॉक्टर चड्ढा का अहंकार और इनकी भगत जी की मानवीय संवेदना। उसके अलावा मुझे एक और बात बताई कि भगत जी पत्नी भीरू थे कि गुड़िया के उठने से पहले घर पहुंच जाओ, इसलिए भाग भाग के जाते थे। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई थी। हम भी डरते हैं लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा। उसके बाद जो ये तो हर व्यक्ति होता है सर। जी हाँ, तो जी हाँ। तो भट्ट जी उसके बाद उन्होंने गुड़िया को भी, भगत जी की पत्नी को भी एक मानवीय संवेदना से परिपूर्ण महिला बताया। जब वो दरवाजा खोल के बुढ़ा भगत अंदर प्रवेश करते हैं तो वो जाके कहती है कैसे है डॉक्टर चड्ढा का बेटा। ये हमें उन्होंने बताया था, पता नहीं इस कहानी में नहीं आया। उन्होंने प्रश्न किया बुढ़िया ने कि डॉक्टर चड्ढा का बेटा आप कैसा है। उनके अंदर भी दुख थी कि ये चला जाता है इलाज करते, तो मानवीय संवेदना उनमें भी कूट कूट भरी थी। कि हमें सतीश चंद्र मास्टर ने बताया था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और कोई सज्जन अगर अपनी बात रखना चाहें तो अब इस क्रम को फिर आगे बढ़ाते हुए मैं मोहन चंद्र जोशी जी मोहनदा का आभार भी व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस पटल के माध्यम से, मोहन कृति के माध्यम से हमें इतनी सुंदर साहित्यिक चर्चा और अपनी बातें रखने का अवसर दिया है, और आप सभी विद्वान जनों का, साहित्यकारों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात रखेंगे आदरणीय मोहन चंद्र जोशी जी। आदरणीय दिनेश स्वागत है सर। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय दिनेश भट्ट जी, और विशेष आभार हमारी दीदी भगवती मैडम का, और बहुत आभार आदरणीय सुनीता ध्यानी बेणी का। तो इतनी सुंदर वाचन, समीक्षा और आप सबके विचारों से, जो हमारे हाई स्कूल मैंने भी पढ़ी है मंत्र ये, और मंत्र से तो मेरा नाता इसलिए भी है कि मेरे जो ताऊजी शंभुदत्त जोशी जी थे, तो वो तो ऐसे ही किसी की गाय भैंस कभी दूध नहीं देती थी, तो उनके यहाँ, उनके पास वो सरसों आती थी और उसमें मंत्र फूकते थे तो वो दूध देने शुरू कर देते थे।
और कभी किसी की अगर कोई दिक्कत है तो उनको जमाई आती थी, मैं देखता था वो मर्द कहते कहते जमाओ बता देते थे रे इसमें कुछ नज़र लगी है। तो ये मंत्र का प्रभाव मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा है, भले वो अभी साइंस उसको नहीं मानता है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये गलत नहीं था। वो डॉक्टर चड्डा ने वास्तव में उस व्यक्ति को जिंदा किया होगा, लेकिन हो सकता है आज के ज़माने में ये मंत्रों में ताकत नहीं रही या मंत्र वाले लोग नहीं रहे, वो विद्या उन्हीं तक ही थी, वो चली गई। लेकिन ये एक बहुत प्रभावी एक विधा थी। और जहाँ तक इस कहानी का संबंध है तो यह पाठकों को सोचने को मजबूर करती है। कहानी न केवल अंधविश्वास और सामाजिक विडंबनाओं पर प्रहार करती है, बल्कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं, नैतिकता के प्रश्न हैं, उनको भी उठाती है। और इसमें निश्चित रूप से प्रेमचंद जी ने गहन अंतर्दृष्टि और सशक्त चरित्र चित्रण अपनी यथार्थवादी शैली में किया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है हिंदी साहित्य में। और केवल ये मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि समाज और स्वयं के विश्वासों पर आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करती है। तो प्रेमचंद जी का जो यह रचना है, इसमें कई शब्द की दृष्टि से देखें तो इसमें कई देशज शब्द आते हैं। पंडित है, मंत्र है, झाड़ फूक है, पुरोहित है, टोना टोटका है, सांसद में होना है, खटिया है, और दुआ सलाम है, इस तरह के शब्द भी आते हैं। कुछ मुहावरे हैं इनमें, जैसे आंखों में धूल झोंकना है, सिर पर सांप लौटना, पैरों तले जमीन खिसकना, हाथ मलना, मुंह ताकना, अंगारों पर लौटना, दिन रात एक करना। कई प्रकार के मुहावरों से जो है ग्रामीण परिवेश से भी जोड़ती है देशज शब्द, इनका प्रयोग है। और पात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बढ़िया तरीके से उजागर करते हैं हमारे कथाकार इसमें प्रेमचंद जी। और ये इनकी जो भाषा है वो हमारी ग्रामीण भाषा है, और ये शब्द जो हैं इसको प्रमाणिकता प्रदान करते हैं और जन सामान्य के करीब कर मतलब बनाते हैं इसको। तो ये अद्भुत रचना संसार है हमारे प्रेमचंद जी का। और मुझे तो लगता है कि पूरी 300 कहानियों का वाचन किया जाए तो आनंद ही आनंद है। आज यह 5वां भाग था, और 2 कहानियाँ हमारी और इस साप्ताहिक रूप से अगर हम देखते हैं तो 2 कहानियों का वाचन और होगा। मुझे इंतज़ार है कोई कल इसका वाचन करने के लिए मुझे अवगत कराएं और समीक्षा के लिए कराएं, तो कल एक नई कहानी की ओर हम इसमें जाएंगे। सब लोगों से मुझे उम्मीद है कि वो अपने मित्रों तक भी इस रिकॉर्डिंग जो इसकी होगी, रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड करेंगे, उन बच्चों तक पहुंचाएंगे, इन चीज़ों को उन डॉक्टर्स तक पहुंचाएंगे, मंत्र कहानी को। और जैसे पिछली कहानियाँ पूछ की रात है, कफन है, और ईदगाह है, और ठाकुर का कुआं हमने पढ़ी इसमें, तो उनकी रिकॉर्डिंग को संबंधित तक पहुंचाएंगे तो ये अच्छा इसका और ज़्यादा प्रभाव और बेनिफिट समाज को मिलेगा। तो आज के क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। जी हाथ रेज किए हैं। जी जी दीदी कुछ कहना चाह रही हैं, स्वागत है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि दीप भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया सुझाव रखा है, और मेरा ये सुझाव है कि MBBS कक्षाओं में अगर इस कहानी को पढ़ाने की बात आती है तो मैडम सुनीता ध्यानी और मुझे बिल्कुल निःशुल्क वहाँ कहानी सुनाने के लिए पहुंच जाएंगे, और हमको जरूर सूचित कीजिएगा और इस सुझाव को आगे तक सरकार तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया सुझाव लगा मुझे, बहुत बढ़िया कि MBBS के विद्यार्थियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। हालांकि पहले पढ़ी मैं तो जब भी कक्षाओं में प्रेमचंद की कोई कहानी होती है तो मैं थोड़ी थोड़ी हर कहानी को क्लास में जैसे कहीं अरेंजमेंट लगा तो वहां सुना देती हूँ, लेकिन वहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे और समझाएंगे, उनके दिमाग में इस कहानी को निःशुल्क पढ़ाएंगे। मैडम जी आपने सुझाव को अपने नजर में तो रखा, आप जरूर इसको पारित किया। आप कत्ती बाबा जी ने कहा ना, ये बात तो मुझे याद आई, तब मैंने भी इस बात को यहाँ पर पटल में रखा। आप शायद कच्चा हरिवार डॉक्टर साहब के बारे में जानते ही होंगे, लगभग उत्तराखंड में तो जानते ही हैं उनके बारे में।
जी 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 जी, आपने लॉरी बेकर जी के बारे में बोला। लॉरी बेकर जी का भी बहुत बढ़िया काम है आपके। उनका तो ये लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन पर भी बहुत काम हुआ है। आपके यहाँ के चर्च हैं, हाँ अल्मोड़ा उनकी। नैनीताल के चर्च बने हुए हैं, हाँ और उनके जो आर्च, केरल। जी केरला में बहुत काम हुआ है, लो कॉस्ट हाउसिंग पर बहुत काम हुआ। तो ये लॉरी बेकर को आप इसमें मैंने यूट्यूब पर देखा था, तो बहुत बृहद काम है, और वो लोकल जो मटेरियल है हमारे, उससे निर्माण की बात को उन्होंने सोचा, और वो खुद मतलब हाँ हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उनका वंदनीय कार्य है। और यहाँ पर देखो, उनकी पत्नी। विदेश में आने के बाद व्यक्ति यहाँ करता है, और आपके पिथौरागढ़ में जाने की बात करता है, और पिथौरागढ़ का आदमी अमेरिका जाने की बात सोचता है। ये कितने मतलब कि सोचने की बात है। ऐसे हाँ ऐसे लोग भी हैं जो समाज सेवा को एक मिशन के तौर पे लेते हैं। तो ये प्रेरणादायी चरित्र हैं जो हमारे समाज में लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए। इस बहाने, इस कहानी के बहाने कम से कम हम सब लोग इस चिंतन के लिए यह एक आप सबने आशीर्वाद दिया, मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि आप सबको सुनते रहूं, सुनते रहूं। बहुत आनंद आया। सुनीता जी के वाचन तो मार्मिक था, और पूरा दृश्य हमारे आंखों के उतर गया। और विस्तृत समीक्षा के लिए डॉक्टर भगवती दीदी का बहुत आभार। और आप तो हिंदी की मर्मज्ञ हैं श्री विदुषी, हमको बार बार मिलती रहें। तो धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारे तिलक राज जी का बहुत आभार है, दिनेश जी का बहुत आभार है, और हमारे दीपचंद मैं जोशी जी आपकी करता हूँ कि इसमें चिकित्सकों को भी जोड़िए आप। नहीं, ये वो मैंने चिकित्सक हैं। मैं तो अब मैं यो गजारपन रोणी आदि मी के कर सकूँ, लेकिन तुम्हारे कोई या केसमा मित्र लोग छे ना, उन्होंने जरूर ये लिंक का भेजिया। आप अपने मित्रों तक जरूर भेजिए, जिक्र कीजिए। कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ साहित्य प्रेमी मिल जाए, उन तक हमारे इस लिंक को जरूर भेजिए। हमारे उद्देश्य को बताइए। एक्चुअली हम ये कर नहीं पाते, दिन भर के कई मतलब विषयों में उलझ जाते हैं। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। करते करते जितना हो पाता है वो कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मित्रों तक ये बात जरूर पहुंचे। हम क्या कर सकते हैं कथा साहित्य के लिए, कविता के लिए, संस्मरणों के लिए, साहित्य की अनेक विधाओं के लिए, साहित्य और भाषा की अनेक शाखाओं के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता कहते हैं, ये तो चरितार्थ है। सब लोग अगर एक दिशा की ओर सोचेंगे, तो मुझे कल्पना नहीं थी कि ये हम इस पंथ हमारे प्रेमचंद जयंती को इतना बढ़िया तरीके से कथा साहित्य पर चर्चाओं का और ये दौर शुरू हो जाए। तो एक सप्ताह भर पूरा कैसे, देखिए 5वां भाग आज निकल गया। मुझे लग रहा है कि 2 भाग भी एक कम है। अगर इसमें फिर कभी मौका मिला तो कथा साहित्य पर जो हमारे लोग लिख रहे हैं, हमारी भगवती दीदी लिख रही हैं, सुनीता जानी बहुत बढ़िया कहानी लिखती हैं, इनकी कहानियों को हम लोग समझें। हमारे डॉक्टर तिलक राज जी की बहुत सुंदर कहानी लेखन है, हमारे हसमुख जी की बहुत सारी कहानियाँ, उन पर कभी चर्चा, उनका पाठ हो। तो इस तरह से मतलब हमारे कथाकार क्या लिख रहे हैं, तो हम इन कथाओं को लेकर के, हमारे शैलेश मटियानी जी की कथाएं हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में ना, तो वो कहानियां यहाँ पर आनी चाहिए। गीत और कविताएं तो हम कहते कहते 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन कथा साहित्य पर हमारा काम बिल्कुल न्यून है। हम क्या लिख रहे हैं, हमारे बीच में कौन सा साहित्य इसमें आया है, कौन सी प्रभावी। बहुत बढ़िया सुझाव है सर। हाँ, मुझे तो लगता है कि शिवानी जो है, गौरा पंत शिवानी, हाँ, और वो हिंदी साहित्य में भी उपेक्षित रही है। ये कहा जाता है कि बहुत सारे जो हिंदी के मठाधीश थे, साहित्यकार, उनको वो साहित्यकार ही नहीं मानते थे। हाँ, हाँ, लेकिन उनकी जो कहानियां हैं बहुत पढ़ी कराई जाती थी पूरे हिंदी बेल्ट में। उन पर अगर एक कार्यक्रम आगे हो कभी, नहीं और एक कभी महिला रचनाकार थी, और उनकी बहुत, और उन्होंने कुमाऊनी शब्दावली को भी हिंदी साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ाया तमाम। जैसे उनकी कैजा एक है, वो अब लोग आज गांव में भी कैजा भूल गए हैं, कैजा कोई कहता है। तो तमाम तो इस ईजा तरह नहीं के, कह रहे हैं। इस तरह हाँ, के ईजा सुझाव कैजा मिले। तमाम जेड़जा, ये शब्द तो अब धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रहे हैं। हाँ, तो इनको भी याद सब आंटी होगी, आंटियां होगी सारी। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ ना, ये ऐसे ही सुझाव आने से ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। तो ये अगर संभव हुआ कि कोई अपनी कहानी को पढ़े, उसका कोई दूसरी समीक्षा करे, कोई संचालन करे, तो ये बृहद रूप से उसमें चर्चा परिचर्चा हो,
तो उसमें लेखक को भी एक आनंद आएगा कि उसने कुछ काम किया और समाज के लिए वो कुछ दे गया। और दूसरा ये है कि ये लोगों तक पहुंचते रहेगा, सुरक्षित होगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोजेगा और उसको आगे प्रसारित करेगा। तो ये बहुत अच्छा रहा। और इसमें सुझाव दीजिए आप, अगर कोई प्रेमचंद जी की कल कोई कहानी को, जो डॉक्टर निर्मल सर हैं हमारे इस पटल पर, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा अगर वो कोई कहानी कल प्रस्तुत कर दें हमारे जैसे इसमें समीक्षा के लिए, हमारे हसमुख जी हैं वो समीक्षा कर दें, कोई मतलब जो छूटे हुए लोग हैं ये अगर कुछ उसमें कोशिश करें किसी भी कहानी के लिए तो सुझाव दें। और इसके बाद अगर कथा साहित्य पर हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएं तो ये भी रोचकता और ज्ञान वर्धक होगी, और हमारे बीच की इन लोगों की कहानियाँ इसमें चर्चा में आएँ। और हमारे इस उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल से जुड़े हुए कथाकारों के साहित्य पर कोई किसी के पास ऐसी सामग्री है तो वो प्रस्तुत हो और उस पर समीक्षा हो, वो हमारी जानकारी में भी आए, उस पर कुछ चर्चा हो और सुरक्षित हो। तो इस तरह से कार्यक्रम रखा जा सकता है। चलिए, ये तो एक सुझाव था, और आप लोगों का जैसे मार्गदर्शन होगा तो अगले कार्यक्रमों को निर्धारण होगा। तो समय बहुत अधिक हो गया है तो क्षमा चाहता हूँ, और बहुत कुछ कहने को मन है। यही कह सकता हूँ, सबको धन्यवाद करते हुए प्रणाम करूँ और आभार व्यक्त करता हूँ सबको। कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम।